यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं कुलदीप सिंह आज उपस्थित हूँ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल के साथ। नाम है जिसका कुलदीप विजन। स्पेशली ये यूट्यूब चैनल पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्रिएट किया गया है। और जो स्पेशली अभी इनकमिंग एग्ज़ाम है वो फर्स्ट ग्रेड जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो इस चैनल पे हम जो भी अभी अपने सिलेबस में न्यू एडेड टॉपिक्स है और अदर टॉपिक्स है केमिस्ट्री के फर्स्ट ग्रेड के, वो हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो है आपका पीजी लेवल में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको पता है ग्रीन केमिस्ट्री एक इनोवेटिव ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं जो कम हैजार्डस होती है और इसे एनवायरमेंटली बिनाइन केमिस्ट्री भी कहते हैं। बिनाइन का मीन्स फ्रेंडली होता है, तो जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाए, ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं पहुँचाए, किसी भी तरह के हैजार्डस से लेस हो वो, तो इस टाइप की केमिस्ट्री को आप ग्रीन केमिस्ट्री कहते हो। हम अपने पुराने वीडियोस आपने कुलदीप स्टडी पे देखे होंगे। अभी भी मैं उसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा और स्पेशली उस पर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आपको मिलेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो आपको, और स्पेशली फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है, जो कि इस चैनल का नेम है कुलदीप विजन फॉर फर्स्ट ग्रेड, तो उसके टॉपिक्स की हम चर्चा इसमें करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे ग्रीन केमिस्ट्री के ऑन 12 प्रिंसिपल्स की ओर। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री आपके फर्स्ट ग्रेड में इतना ही है उसमें। तो यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री को इन्वायरमेंटली बिनाइन केमिस्ट्री कहा जाता है। ये एज इट इज स्टेटमेंट आप रट लें। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आए कि इन्वायरमेंटली बिनाइन केमिस्ट्री क्या है। फिर इससे आगे क्या है ग्रीन केमिस्ट्री, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, जिसमें आप रिड्यूस करते हो कॉस्ट को, वेस्ट को, एनर्जी को, मटेरियल को, रिस्क एंड हैजार्डस को, ठीक है। और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स है उनको भी आप जितना मिनिमाइज हो सके, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करने की कोशिश करते हो। तो ये एक तरह से आपके सामने ग्रीन केमिस्ट्री का एक क्विक व्यू है, जिसमें कैटालाइसिस के थ्रू वेस्टेज कम से कम होता है, डेरिवेटिव्स आपको कम से कम बनाना होता है, एटम इकोनॉमी को आपको मेंटेन रखना होता है और एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहे। इस तरह से आप ग्रीन केमिस्ट्री को डिज़ाइन करते हो। ऐसे रिस्क हैजार्ड, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ये सब कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जो आपको कहता है कि ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स क्या है। वैसे जो प्रिंसिपल डिराइव किए हुए हैं वो एनेस्टेस एंड वार्नर ने डिराइव किए हैं, जो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से ज़्यादा फेमस है। मतलब प्रिंसिपल तो और भी कई थियरीज के दिए हुए होते हैं, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री के मेनली 12 प्रिंसिपल्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह से बेंचमार्क गाइडलाइंस होती है जो केमिस्ट काम करते हैं उनके लिए, जो इंजीनियर्स काम करते हैं, केमिकल इंजीनियर्स, उनके लिए। डेवलपिंग असेसिंग हाउ ग्रीन एसिंथेसिस, आप जब भी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज में लेते हो ना, तो फर्स्टली प्राइमरली हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपने ग्रीन नेम प्लेट देखी होगी, नंबर प्लेट व्हीकल्स में, आपने ग्रीन पटाखे नाम सुने होंगे। ऐसे ही रिएक्शन में ग्रीन रिएक्शंस, हम उन रिएक्शंस को कहेंगे जिनसे हैजार्ड्स जो है वो हार्मफुल इफेक्ट है वो मिनिमम हो। एनवायरमेंटल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग में जो भी हार्मफुल इफेक्ट है वो मिनिमम हो, उसके लिए उन ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम ग्रीन केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ग्रीन रिएक्शंस कहते हैं। तो कितना आप केमिस्ट्री को ग्रीन बना सकते हो, अपने रिएक्शंस को ग्रीन बना सकते हो, उतना ग्रीन बना सकते हो जितना आप 12 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो। सबसे पहला है 12 प्रिंसिपल में प्रिवेंशन। इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन टू ट्रीट ए क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, ठीक है, और उससे वेस्ट प्रोडक्ट बना, उस वेस्ट प्रोडक्ट को आप क्लीन अप कर रहे हो, हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उससे अच्छा उसको बनाने से ही रोक दो, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिवेंशन, यानी वेस्टेज बनने से रोकना फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड है एटम इकोनॉमी। सिंथेटिक मेथड, आप केमिकल रिएक्शन को इस तरह से करवाओ कि टोटल नंबर ऑफ एटम
जितने रिएक्टेंट्स में है वो सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में रहे, प्रोडक्ट में रहे, इसे एटम इकोनॉमी कहे। वेस्ट प्रोडक्ट में वो एटम्स कम से कम जाने चाहिए, इसे एटम इकोनॉमी कह रहे हैं। सिंथेटिक मेथड्स should be designed to maximize incorporation of all materials used in the process into the final product. इनकॉर्पोरेशन का मतलब जो भी मटेरियल आप यूज में ले रहे हो उसमें जो एटम्स है उनका मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो किसमें, प्रोडक्ट में, इसे एटम इकोनॉमी कह रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। सिंथेसिस का प्लूरल सिंथेसिस होता है। Wherever practicable, synthetic methods should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment. Human health एंड एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, ऐसे आपको पर्टिकुलर लेस हैजार्डस केमिकल रिएजेंट्स, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, इनका यूज करना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 4, डिजाइन सेफर केमिकल्स। Chemical products should be designed to effect their desired function while minimizing their toxicity. जो प्रोडक्ट आपके पास बन जाए उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, उसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कि आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलियरीज, जो सॉल्वेंट यूज में ले रहे हो और जो केमिकल कंडीशन यूज में ले रहे हो केमिकल रिएक्शन में, वो आप सेफर यूज में लें, आप मिनिमम हार्मफुल इफेक्ट वाली होनी चाहिए वो कंडीशंस, वो सॉल्वेंट्स। यूज ऑफ ऑक्सिलियरी का मतलब सहायक, जो आप रिएक्शन में एडिशनल यूज करते हो उनके बारे में बात कर रहा है। यूज ऑफ ऑक्सिलियरी सब्सटेंसेज सच एज सॉल्वेंट, सेपरेशन एजेंट्स एटसेट्रा शुड बी मेड अननेसेसरी वेरेवर पॉसिबल एंड इनोक्यूअस व्हेन यूज्ड। यहाँ जो भी आप इनको यूज में ले रहे हो उनका मिनिमम हैजार्डस इफेक्ट होना चाहिए, अननेसेसरीली उनको यूज में नहीं लिया जाना चाहिए। डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन चूज करनी होगी। एनर्जी में टेम्परेचर भी आ जाता है, तो आपको यहाँ टेम्परेचर कम लेना पड़े, इनकी रिएक्शन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो, इस टाइप का आपको पाथ चूज करना होता है, तब वो उतनी ग्रीन रिएक्शन बनती जाएगी, उसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली रिएक्शन बोला जाएगा। Chemical reactions should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized if possible. Synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. Ambient temperature and pressure का मीनिंग हो गया जो नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जो एनवायरनमेंट में रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वो आप रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर यूज में लो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन में, तब इसे एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है उस पर आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिनिमम हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनके मिनिमम हो, इस टाइप की रिएक्शंस आपको चूज करनी होगी। यूज ऑफ रिन्यूअल फीड स्टॉक्स, इस टाइप के आप फीड स्टॉक का मतलब लाइफ रॉ मटेरियल हो गया एक तरह से, ऐसे रॉ मटेरियल का यूज करो जो रिसाइकिल होते रहें। A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practicable. जो आप रॉ मटेरियल यूज में ले रहे हो वो वेस्ट होने के बजाय, वो डिकम्पोज होने के बजाय रिसाइकलिंग में यूज आए, ऐसे आप केमिकल रिएजेंट्स यूज में लो, सच एज कैटलिस्ट रिसाइकिल होते रहते हैं क्योंकि रिएक्शन होने के बाद में अनअफेक्टेड बचे रह जाते हैं, तो ये उसको प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 8 आपको कह रहा है रिड्यूस डेरिवेटिव्स। आपको केमिकल रिएक्शंस इस तरह से करवानी होती है कि प्रोडक्ट बनने के बाद में उनके जो साइड प्रोडक्ट है वो कम से कम बने, डेरिवेटिव्स कम से कम बने, ये आपको प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन, यूज ऑफ ब्लॉकिंग ग्रुप यानी प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी जो हम यूज में लेते हैं, तो ये आपको मिनिमम रखनी होगी। शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड, जहाँ तक पॉसिबल हो अवॉइड रखो और ज़रूरत हो तो मिनिमम आपको इस टाइप की कंडीशंस अप्लाई करनी होगी। बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स एंड कैन जनरेट वेस्ट, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज में लेते हो तो आपको डिप्रोटेक्शन भी करवाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा मटेरियल्स का यूज हो गया तो वो वेस्ट बनने के चांस उसमें ज़्यादा रहेंगे। और अपना मेन एम ही ग्रीन केमिस्ट्री का मिनिमम वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 9 कैटालाइसिस, कैटालिटिक रिएजेंट जो कि जितना पॉसिबल उतना सेलेक्टिव लिए जाने चाहिए, आर सुपीरियर टू स्टोइकोमेट्रिक रिएजेंट्स। कैटालिटिक यानी कहने का मीनिंग ये है, प्रिंसिपल नंबर 9 आपको ये कह रहा है कि कैटलिस्ट का यूज मिनिमम वेस्ट को प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट डिज़ाइन और डिग्रेडेशन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इस तरह के बनाएं कि वो डिग्रेड हो जाए, इजीली डिकम्पोज हो जाए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाए।
प्लास्टिक बन तो बहुत से रहे हैं लेकिन इनके डिकम्पोजिशन में दिक्कतें आ रही है, जिससे ये एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए इसका विशेष तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइन्ड सो दैट एट द एंड ऑफ देयर फंक्शन, काम होने के बाद में उनका ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन इस तरह से हो कि इनका हार्मलेस इफेक्ट रहे। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एंड डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, परसिस्ट का मतलब एनवायरनमेंट में बने नहीं रहे वो, वरना जो इकोसिस्टम है उसमें जितने भी लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको ये अफेक्ट नहीं करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 11, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। आपका रियल टाइम एनालिसिस होता रहे, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे, जब आप कोई सिंथेसिस करवा रहे हो आप प्रॉपर कंट्रोल करते रहें और ये देखते रहें कि इससे हैजार्डस सब्सटेंस रिलीज तो नहीं हो रहे हैं, ये भी जरूरी है। रियल टाइम एनालिसिस का मतलब है कि आप एक तरह से जितने टाइम रिएक्शन चल रही होती है उस टाइम आपके सीधे रिएक्शन जो है वो ध्यान में रहे। आप पर्टिकुलर सिंथेसिस या प्रोडक्शन स्टार्ट करके चले गए, अब उसमें कई साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, कई हार्मफुल सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं, तो आपने उनको नोटिस नहीं किया, आपने उनको ऑब्जर्व नहीं किया, आपने उनको रिजॉल्व नहीं किया जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स है, तब वो ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा देगा। प्रिंसिपल सबसे लास्ट वाला, इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इस टाइप के आपको सब्सटेंस यूज नहीं करने हैं, इस टाइप के आपको हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाने हैं जो कुछ एक्सीडेंट जनरेट करे, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो। तो आपको सेफ्टी स्पेशली मूलभूत गुण बनाए रखना होता है इसका। सब्सटेंसेस एंड द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस used in a chemical process should be chosen to minimize the potential for chemical accidents including release, explosions and fires। ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे सब्सटेंस आप यूज में ले रहे हो, ये कुछ विस्फोट, आग लगने की घटनाएं, ये आप को रोकनी होगी। इस टाइप के सब्सटेंस यूज में लोगे आप। तो ये एक सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा है जो ग्रीन सिंथेसिस के, ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 1 वेस्ट प्रिवेंशन, नंबर 2 एटम इकोनॉमी, नंबर 3 लेस हैजार्डस सिंथेसिस, नंबर 4 सेफ केमिकल डिजाइंस, नंबर 5 बिनाइन सॉल्वेंट, बिनाइन का मतलब इको फ्रेंडली, बिनाइन सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलियरीज, नंबर 6 एनर्जी एफिशिएंसी, नंबर 7 रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, नंबर 8 रिड्यूस्ड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, नंबर 9 कैटालाइसिस, नंबर 10 डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, नंबर 11 रियल टाइम एनालिसिस एंड नंबर 12 इनहेरेंटली सेफ केमिस्ट्री। ये टोटल 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है। टेंग एट ऑल ने इन 12 प्रिंसिपल्स को 12 लेटर्स में याद करने के लिए एक निमोनिक वर्ड दिया है, वो है प्रोडक्टिवली। इसमें इन्होंने यू नहीं दिया, यू मैंने मेरी तरफ से दे दिया, बाकी प्रोडक्टिवली बोला जाता है इसे। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल्स में पी, प्रिवेंट वेस्टेज। आप जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको आपको रोकना होगा, ये प्रिंसिपल नंबर 1 है। प्रिंसिपल नंबर 2 आर से होगा, रिन्यूएबल मटेरियल्स। जो मटेरियल्स यूज में ले रहे हैं आप रिएक्शन में, सिंथेसिस में, वो रिन्यूएबल होने चाहिए, यानी रिसाइक्लेबल होने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3 PRO, प्रोडक्ट का O, ओमिट डेरिवेटाइजेशन स्टेप्स, यानी ओमिट का मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट करना। तो जितने भी डेरिवेटिव्स बन रहे हैं ऐसे स्टेप्स को आपको नेग्लेक्ट करना होगा, यानी मिनिमाइज करना होगा। फिर आता है डी, डिग्रेडेबल केमिकल प्रोडक्ट्स। जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी आप सब्सटेंस बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, वो डिग्रेड होने चाहिए, डिकम्पोज हो जाने चाहिए आफ्टर फंक्शन। ये आपने प्रिंसिपल में पढ़ा। नेक्स्ट यू, ये मैंने मेरी तरफ से दिया है, यूज ऑफ एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी का यूज होना चाहिए, यानी एटम इकोनॉमी होती है, अभी हम इसमें आगे एग्जांपल देखेंगे, उसमें आप क्लियरली समझ जाओगे कि एटम क्या, इकोनॉमी क्या है। यानी जितने नंबर ऑफ एटम मटेरियल में, स्टार्टिंग मटेरियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होते हैं, तब एटम इकोनॉमी का परसेंटेज उतना ही ज़्यादा माना जाता है। नेक्स्ट C फॉर कैटालिटिक रिएजेंट्स, T फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए बोला जा रहा है, ये एम्बिएंट होनी चाहिए। I इन प्रोसेस मॉनिटरिंग, यानी जब प्रोसेस चल रही होती है तो उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। और V वेरी फ्यू ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस, यानी जो आप एडिशनल सब्सटेंस यूज में लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो मिनिमम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक्स्ट्रा यूज में लेते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोटेक्शन, फॉर डी प्रोटेक्शन, फॉर कीमो सेलेक्टिविटी, फॉर स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ऐसे। तो हालांकि सेलेक्टिविटी
जरूरी होती है, लेकिन अननेसेसरी सब्सटेंस आप यूज में नहीं लें। स्टेप्स बढ़ेगी, बाय प्रोडक्ट बनेंगे, वेस्टेज बनेंगे, यील्ड कम होगी और इन्वायरमेंट को वो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट ई एनर्जी फैक्टर है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी का आपको ध्यान रखना होगा। लो टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स की जो टॉक्सिसिटी है वो मिनिमम रहनी चाहिए। और वाई है यस इट्स सेफ, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये सेफ है या नहीं। तो 12 प्रिंसिपल्स अगर याद नहीं रहे तो उनको शॉर्ट में याद करने का ये तरीका टेंग एट ऑल महोदय ने बताया है। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, आई होप आपको भी लगेगा। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपका मानसिक स्वास्थ्य और भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब अच्छे रहें। धन्यवाद।